तैयार हो जाइए एक और ऐतिहासिक दिन के लिए। जी हां, आज खुलते बाजार फिर से नए हाईस की तरफ बढ़ने और रिकॉर्ड बनाने के लिए है तैयार और बैंक निफ्टी भी अब अपने पुराने रिकॉर्ड को पार करने के लिए होता दिख रहा है बेताब। आइए, कल की रिकवरी के बाद आज फिर से पॉजिटिव शुरुआत के हैं संकेत। कैसा रहेगा आज का ट्रेड? निफ्टी की है आज वीकली एक्सपायरी, एक्शन रहेगा भरपूर। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंह। नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। वीकली एक्सपायरी मजा लेंगे और समझेंगे भी अनिल जी से कि कैसे करनी है आपको तैयारी। बट आज ये थोड़ी डिफरेंट लुक हमारी बिल्कुल, कैसे ये डिफरेंट लुक आज इस वजह से कि आज हम देश और दुनिया में हिंदी दिवस मना रहे हैं और जो हमारी मातृभाषा है और जिस भाषा में आप इस चैनल को देखते हैं, पसंद करते हैं, आप हम सब आपस में बात करते हैं और आज इस भाषा के प्रति सम्मान और जो देश के साथ जानी मानी जाती है, और इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना आज हम पारंपरिक परिधानों में दिखें। तो इसलिए हमने आज ये स्पेशल लुक हिंदी दिवस के लिए रखा है। तो दीप, आपको और हमारे सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इसी तरह से हिंदी जानने, समझने, सुनने, पढ़ने वाले लोग भी निवेश करके एक अच्छी वेल्थ कमाएं, अच्छा पैसा बनाए, ये हमारी शुभकामना। हमारे लिए तो डबल सेलिब्रेशन होती है क्योंकि हम तो रोज हिंदी में ही अपना शो भी करते हैं, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी सब हिंदी में ही हम बिल्कुल। और दीप, अच्छी बात है कि आमतौर पर बिजनेस की भाषा को अंग्रेजी के तौर पर जाना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमने वो प्रयास किया कि हिंदी बोलने समझने वाले लोग भी बिजनेस को समझें, निवेश को समझें, स्टॉक मार्केट को समझें, उसे आसान करके लोगों को तक पहुंचाने की कोशिश हमने की है। कुछ हद तक हम कामयाब रहे हैं, लेकिन काफ़ी कुछ करना बाकी है। जब भी हिंदी दिवस या हिंदी से जुड़े हुए कुछ भी मामलों को ऐसे मनाने की, सेलिब्रेट करने की बात आती है तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड लोगों के दिमाग में हिंदी और इंग्लिश के बीच का संघर्ष भी रहता है। बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात बहुत साफ करना चाहता हूँ, किसी भाषा को पसंद करना, बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि दूसरी भाषा को नापसंद करना है या उसका अपमाने। अंग्रेजी भी हमारे दिल के उतनी ही करीब है, क्योंकि बिजनेस की भाषा अंग्रेजी है, जिसमें कोई डाउट नहीं। अंतर्राष्ट्रीय भाषा अंग्रेजी है और अंग्रेजी के बगैर हम बिजनेस की और स्टॉक मार्केट की कल्पना भी नहीं कर सकते। सो अंग्रेजी और हिंदी, वो वैसे हिंदी हमारी माँ है तो अंग्रेजी हमारी मासी है। वैसे दोनों सिस्टर्स हैं और वो भी चाहे तो आप कजिन मान ले, चाहे तो क्लोज फैमिली है। क्लोज फैमिली है ना, वैसा है। सो दोनों भाषाओं का एक साथ साथ ग्रो करना, और जिनको हिंदी आती है उन्हें इंग्लिश आनी चाहिए, जिनको इंग्लिश आती है वो हिंदी भी सीखें। जितनी ज़्यादा भाषा, मुझे याद है कि दुनिया में जितने बड़े काफ़ी ऐसे लोग हुए हैं जिनकी महारत थी कई भाषाओं में अपनी बात करने की, बात रखने की। तो जितनी ज़्यादा भाषाएं हम सीख पाएँ उतना बेहतर है। बिल्कुल। लेकिन आज है ना, हिंदी दिवस के अवसर पर एक स्पेशल हमने एक किया है। मैंने एक उसमें ट्वीट किया है दीप, और उस ट्वीट में हमने कहा कि चलो हिंदी दिवस को कुछ बाजार के साथ जोड़कर अच्छे तरीके से मनाया जाए। हिंदी के मुहावरे आपने काफ़ी सुने होंगे, जैसे बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मतलब बंदर को बंदर ही माना जाता है, उछल कूद वाला, और उसको अगर आप अदरक खिलाओगे तो उसको मज़ा नहीं आएगा। लेकिन वही अदरक आपकी चाय और दवाइयों में, खांसी की दवा में होती है तो उसका बड़ा फायदा। तो वैसे ट्रेडर्स या जाने आईटीसी का स्वाद एक एग्जाम्पल है, क्योंकि जिसने 2 रुपये में ट्रेड करके निकल गया उसने 200 रुपये नहीं बनाए। यस सर। तो ट्रेडर्स को आईटीसी का असली स्वाद पता नहीं चलेगा। जैसे पैरों तले जमीन खिसकना, तो मैं ट्रेड तले स्टॉप लॉस रखना मतलब तो आपका स्टॉप लॉस। हाँ, सो इस तरह के बाजार से जोड़कर आप भी, अगर आप कोई मुहावरे लिखना चाहें, बताना चाहें, हम जो कुछ अच्छे और सेलेक्टेड मुहावरे हैं उन्हें हम आपके सामने रखेंगे। हैशटैग अनिल सिंह का इस्तेमाल करें और आप हमें ये लिखकर जल्दी से भेजें। सो हम वहाँ से आपको उन सारे मुहावरों को उठाकर, जो चुनिंदा अच्छे मुहावरे होंगे, उनको हम इसी शो में आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बढ़िया। अपनी क्रिएटिविटी, हिंदुस्तान में क्रिएटिविटी की कमी नहीं है जी। मतलब सब, स्पेशली अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स आने के बाद हर एक के पास अगर अपना हुनर है, टैलेंट है, तो दिखाने का पूरा मौका है और गजब का मौका है। लोग, और हमारे फॉलोअर्स स्पेशली ज़्यादा क्रिएटिव हैं, एंगेजिंग भी है और क्रिएटिव। हम कोशिश करते हैं कि रहेंगे, मतलब ये एक तरफा नहीं होना चाहिए, सिर्फ हम कहें आप सुने वैसा नहीं, आप भी बताएं। और मेरा तो दीप सोचना बिल्कुल क्लियर है, अगर
कोई क्वालिटी, कोई क्रिएटिविटी, कोई अच्छी बातें हमारे दर्शकों की तरफ से आ रही है तो वो भी चैनल पे आनी चाहिए। न सिर्फ एक्सपर्ट्स के, ये वन वे नहीं होना चाहिए, हम ही हमारी तरफ से भेजें, आपकी तरफ से भी आने दें। तो बिल्कुल अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाइए, अपनी पसंदीदा मुहावरा हिंदी का उठाइए, और अगर किसी को लगता है अंग्रेजी वाला है कि हिंदी में हाथ तंग है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी वाले मुहावरे भी मुझे कम समझ में आएंगे तो दीप मेरी मदद कर देंगे, चिंता न करें। सो बिल्कुल जैसा भी आप करना चाहें जरूर करें। बहुत बढ़िया सर। चलिए, तो ये तो अच्छा मूड आपने सेट कर दिया शो की शुरुआत के लिए। हिंदी दिवस आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। आइए बताएं सर, फिर आज के ट्रिगर्स क्या हैं, आपको कहाँ पर नजर है? ट्रिगर्स दीप, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से जो ट्रिगर्स आते दिख रहे हैं, मिले जुले हल्की फुल्की गिरावट रही है अमेरिका में, और नैस्डैक हरे निशान में बंद होता दिखा, तो लाल निशान में। अमेरिका में महंगाई 3 महीने के ऊपरी स्तरों पर आती हुई दिखी। बड़े इंटरेस्टिंग आंकड़े विस्तार से करेंगे विश्लेषण। पीयूष गोयल साहब का कहना है कि टेस्ला लगभग 16,000 करोड़ के पार्ट्स खरीदने को तैयार है। भारत से बड़ा काम होता हुआ दिखेगा। और बॉम्बे डाइंग ने मुंबई के वर्ली इलाके में 22 एकड़ जमीन 5,200 करोड़ में बेचने के लिए किया है बड़ा करार। इसका भी होगा पूरा विश्लेषण स्टॉक ऑफ द डे में। अच्छा, चलिए बढ़िया है। तो बड़ी खबर पर बड़ा रिएक्शन आएगा, उस पर भी बात करेंगे। बाय द वे, आज 2 नई आईपीओज भी खुल रही हैं। कल आरआर केबल की भी बात करने रह गए थे, टाइम बहुत आज 3 आईपीओ का पूरा 3 आईपीओ की बात करेंगे सर, 3 का विश्लेषण है। चलिए, तीनों आईपीओ पर भी अनिल जी की राय लेंगे और इशू में पैसे लगाने हैं या नहीं आपको बताएंगे। जरा बताएं सर, ग्लोबल मार्केट्स वैसे तो आज सुबह थोड़े स्टेबल दिख रहे हैं। ये कल शाम को जो अमेरिका का डेटा आया, इन्फ्लेशन का बड़ा डेटा था, अगले हफ्ते पॉलिसी भी है, इसको कैसे समझना है? दीप देखिए, जो डेटा है 2 तरीके से देखिए। पहला तो डेटा है जो आम महंगाई का डेटा है, वो थोड़ा सा उम्मीद से बढ़कर आया है। 3.6% की उम्मीद थी, 3.7% आया है। तो थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा आधा %, यानी कि 50 बेसिस पॉइंट इन्फ्लेशन बढ़कर आया है। लगातार तीसरे महीने बढ़ा है, 3 महीनों की ऊंचाइयों पर बढ़ा। पिछले महीने भी बढ़ा था, इस महीने फिर से बढ़ा। तो उस हिसाब से देखें तो महंगाई का आंकड़ा थोड़ा सा ज़्यादा आया है, हल्का सा, लेकिन आया है ज़्यादा। ठीक है, लेकिन अमेरिका में जब फेड ब्याज दरों पर अपना निर्णय लेता है तो उस निर्णय पर सबसे बड़ी चीज़ उनकी ये होती है कि कोर महंगाई कैसी है। और कोर महंगाई का जो आंकड़ा है वो जस का तस है, उसमें कोई बदलाव नहीं है। उम्मीद के मुताबिक है, जस का तस तो नहीं कहूँगा, उम्मीद के मुताबिक है। सो कोर महंगाई के आंकड़ों में कोई ऐसा कोई शॉक झटका नहीं लगा है। और शायद यही वजह थी कि अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन एकदम मिला जुला। हेडलाइन नंबर्स देखेंगे तो आपको लगता है उम्मीद से थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ी है, 3 महीने की ऊंचाई पर। लेकिन कोर महंगाई दर अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा ऑल इज वेल। ओके। और उस हिसाब से अमेरिकी बाजारों का रिएक्शन एकदम ठंडा था। 250 पॉइंट की रेंज में था डाउ, बिल्कुल है ना। 70 अंक नीचे बंद हुआ, नीचे से 100-125 अंक रिकवर होकर बंद हुआ। सो बीचों बीच में जाकर थोड़ा सा बंद हो गया कल की ट्रेडिंग रेंज में। सो आई थिंक ऐसा कोई खास दिक्कत वाली बात अमेरिका में डेटा के लिहाज से दिखी नहीं, और यही वजह की मिला जुला रहे। और जो उम्मीद है अगले हफ्ते आपके फेड की पॉलिसी में, वो उम्मीद अभी भी सेम है कि नहीं बढ़ेगी ब्याज दरें। इन नंबर्स को देखकर भी अनुमान वही है कि ब्याज दरें इस बार नहीं बढ़ेगी, आगे की आगे देखेंगे। वैसे एक जेपी मॉर्गन का नोट आया, वो तो कह रहे हैं हमें नहीं लगता ब्याज दरें बढ़ने वाली। बढ़िया है, जेपी मॉर्गन के मुंह में घी शक्कर का मिक्सचर ना बढ़े तो अच्छी बात है। कौन चाहता है बढ़े? इवन फेड भी नहीं चाहता, हम नहीं चाहते, अमेरिका वाले नहीं चाहते, कोई नहीं चाहता ब्याज दरें, ऊंची ब्याज दरें कोई नहीं चाहता। इवन बैंक्स भी नहीं चाहते। जितनी ब्याज दरें कम उतना उनका बिजनेस बढ़ता है, क्योंकि कम ब्याज दरों पर लोन ज़्यादा लिए जाते हैं, ज़्यादा ब्याज दरों पर कम। करेक्ट। सो ऊंची ब्याज दरें किसी के इंटरेस्ट में नहीं है आमतौर पर, एक्सेप्ट जिनको सेविंग करके बैंक डिपॉजिट्स में रखना करना, उनके लिए थोड़ा सा नेचुरली। बट ओवरऑल अगर देखा जाए तो ऊंची ब्याज दरें ज़्यादा लोग वो आपकी ग्रोथ को कम करती है, महंगाई बढ़ाती है, ये सारी चीज़ें होते हैं। महंगाई घटाने के लिए करती है, लेकिन कंजम्पशन घटाती है। तो ओवरऑल मेरे ख्याल से ब्याज दरें अगर ना बढ़े अगली पॉलिसी में भी, तो इससे बढ़िया तो कोई बात हो नहीं सकती। लेकिन मुझे लगता है वो थोड़ी सी जल्दबाजी है सोचना, सबका अपना अपना व्यू है। जेपी मॉर्गन भी बहुत समझदार है, रेपुटेड है। अगर वो कह रहे हैं कि आगे नहीं बढ़ेगी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम वन एट ए टाइम इस बार की पॉलिसी देखते हैं, फिर आगे डिसाइड करते हैं क्या कहते हैं जेरेमी पावेल साहब। लेकिन फिलहाल एक बड़ा आंकड़ा शांति से गुजर गया। ठीक है, चलिए आज इनकी होलसेल महंगाई और रिटेल सेल्स भी आएंगे, तो चलिए उस पर भी हमारी नज़र है। अच्छा, कल का एक्शन थोड़ा समझाइए ना जी, क्योंकि परसों जब हम क्लोज हुए थे, स्पेशली अगर आप ब्रॉडर मार्केट को देखते तो फिर बहुत डर फैल चुका था। उस हिसाब से कल जो रिकवरी आई है, डेज हाई पर बंद हुए हैं, लगभग सारे सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया है, इसको कैसे समझना है? कल डर कम हुआ, बहुत कम हुआ सर। डर कम हुआ है, कॉन्फिडेंस लौटा है। डर कम हुआ है, कॉन्फिडेंस लौटा है। आई थिंक डर दोनों में फर्क है। हाँ, तो दोनों में फर्क है जी। आपको क्या लगता है? देखिए,
नहीं, डर ही कम हुआ डर कम। है। कॉन्फिडेंस लौटने के संकेत आखिरी 1 घंटे में आए थे, राइट, है ना। और वो भी है कि निफ्टी, बैंक निफ्टी तो सुबह से ही संकेत देना शुरू कर दिया था कि हमें फर्क नहीं पड़ता, दिग्गजों का समय आ रहा है। लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों ने ये देने में थोड़ा सा वक्त लगाया। फर्स्ट हाफ उनका ढीला ढाला सा था, सेकंड हाफ से रिकवरी आई और आखिरी 1 घंटे में आई। सो अगर आप लार्ज कैप्स के लिहाज से कहेंगे तो कॉन्फिडेंट है, ओके, और मिड कैप्स के और स्मॉल कैप्स के लिहाज से कहेंगे तो डर कम हुआ डर कम हुआ है ना। आप कहाँ हैं, आपकी पोजीशनिंग क्या है, उस हिसाब से आप मार्केट को देखेंगे। राइट। पॉइंट ये नहीं कि कल डर कम हुआ है, कल पॉइंट ये नहीं कि कल कॉन्फिडेंस है, आज फिर से आप गैप से ऊपर खुलेंगे, एक नया हाई आज फिर बनाएंगे। निफ्टी पर लगातार तीसरा दिन आपका हाई बन रहा है निफ्टी पे, तो अब अभी किसी को कंप्लेन नहीं है। क्यों? जब अगर 10 दिन 11 दिन लाइफ हाई लगातार स्मॉल कैप मिड कैप बनाए तो कंप्लेन, लार्ज कैप बनाए तो नहीं। करेक्ट। तो अब उस समय उनका टाइम था, अब इनका टाइम है, लेट देम लीड। तो आई थिंक आज भी निफ्टी नया हाई बनाएगा। लेकिन पॉइंट ये नहीं दीप कि आज आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है या कल आपका कॉन्फिडेंस लौट रहा है, आज और बढ़ेगा। पॉइंट ये है कि जब अचानक से 3-4% का कट, बड़ा कट, बड़ी गिरावट, शार्प, तेज, फास्ट, जोर से परसेंटेज में स्टॉक तोड़ने वाली आए, एकदम से आए, घंटे 1.5 घंटे में आए, तब कॉन्फिडेंस नहीं हिले, तब तो मजा है। करेक्ट। भाव देख के, भाव के साथ, भाव ऊपर तो कॉन्फिडेंस ऊपर, भाव नीचे तो कॉन्फिडेंस नीचे। उस कॉन्फिडेंस का क्या करें? करेक्ट। कॉन्फिडेंस तो तब आपका मजबूत चाहिए जब भाव घट भी रहा, तो आपको पता है कि हाँ मैंने जो खरीदा है सही खरीदा है, अच्छा खरीदा है, और ठीक है मैं 11 दिन से हाई देख रहा हूँ, 4 महीने 5 महीने से तेजी देख रहा हूँ, थोड़ा 4-5 दिन घट जाए तो क्या फर्क पड़ता है। वो फीलिंग आना जरूरी है, और वो फीलिंग, इसलिए हम परसों यही फीलिंग दे रहे थे कि डरिए मत, घबराइए मत, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। बट फिर भी मैं आपको एक बार फिर से यही चीज़ कहूँगा कि न आपको ओवर कॉन्फिडेंट होना है, न जरूरत से ज़्यादा डरना है। अगर वापस से थोड़ा ठीक होने लगा तो आप ऐसा कूदने नहीं लगे कि भाई अरे ठीक है ना, जो कुछ परसों हुआ है उससे झटका तो लगा है, धक्का तो लगा है। और जो लोग ओवर कॉन्फिडेंट थे कि कभी मार्केट घट नहीं सकता, कभी मिड कैप नीचे आ नहीं सकते, उनके मन में एक चीज़ तो बैठ गई, भाई साहब झटके कभी भी लग सकता है, के लिए, हाँ, कभी भी लग सकता है, बिना बोले लग सकता है। और अभी तक 2 दिन बाद भी पोस्टमार्टम हो नहीं पाया कि किस वजह से घटा था। बिल्कुल। हाँ, अगर जो एक कारण था जिसका हमने कल बताया, खंडन आ गया, अगर वही कारण था तो खत्म है। सो आई थिंक अब 2 चीज़ें होंगी। एक, नो डाउट लार्ज कैप थोड़े सस्ते दिख रहे हैं, कम परफॉर्मेंस किया है, तो वहाँ खरीदारी हो रही है, होनी भी चाहिए। दूसरी चीज़, मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में तेजी है, बिल्कुल है, बढ़ेंगे और बिल्कुल बढ़ेंगे। पुराने हाई जो आपने 3 दिन पहले देखे थे, क्या वो वापस दिखेंगे? बिल्कुल दिखेंगे। बढ़ने की स्पीड धीमी हो सकती है। खरीदने की जो एक वो होड़ लगी हुई थी ना, कूदम कूदी, पहले मैं, अब सब लोग आराम से खरीदेंगे, अपने लेवल से खरीदेंगे, ऐसा भागम भागी में नहीं खरीदना। लेकिन अभी भी पैसा मिड कैप्स में आ ही रहा है, स्मॉल कैप्स में आ ही रहा है, तो कोई ऐसी खास दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट, 2 चीज़ें अब ये डिसाइड करेगी कि आपका और कितना पैसा बनेगा। नई जो भी आप खरीदारी करते हैं, और पुरानी जो है उसमें तो बनना ही है, कोई चिंता की खास बात है नहीं। सो ऑल इज़ वेल, सेट है पूरा, कोई टेंशन की बात नहीं। लार्ज कैप्स तो मस्त हैं ही, मिड कैप भी कोई पस्त नहीं है, कोई सुस्त नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं। ठीक है, भरोसा करें। सिर्फ 2 ही चीज़ फिर से कहूँगा, स्टॉक सिलेक्शन और एंट्री पॉइंट गोट के रखें। आपका स्टॉक सिलेक्शन सबसे की होगा कि आप क्या खरीद रहे हैं, और दूसरा एंट्री पॉइंट। पहले क्या था, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, अच्छा टेक्सटाइल ठीक लग रहा है, अच्छा पेपर ठीक लग रहा है, डिफेंस ठीक लग रहा है, कोई भी सेलेक्ट कर लिया, रेलवे ठीक लग रहा है, कोई भी ले लिया। और एंट्री पॉइंट, अरे क्या एंट्री पॉइंट, 9:30 लोगे तो 9:15 से लेट महंगा मिलेगा, 2 बजे लोगे तो 10 बजे के मुकाबले में महंगा मिलेगा। सो एंट्री पॉइंट भी आपकी मर्जी आए तब कर लो, और स्टॉक भी सेक्टर में कोई भी चुन लो। ये दोनों चीज अब नहीं चलेगी। अब आपको सेक्टर में, फॉर एग्जाम्पल फार्मा आपको पसंद है, तो फार्मा में कल खबर आपके लिए ग्रेन्यूल्स पे भी थी और आईओएल केमिकल पे थी। ग्रेन्यूल्स 4% बढ़ता है, आईओएल केमिकल 20% बढ़ता है। ये स्टॉक सिलेक्शन है। तो आपको अब स्टॉक्स में सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि मुझे पूरे स्पेस में से, अगर मुझे फार्मा पसंद है तो कौन सा लेना है, मिड कैप आईटी पसंद है तो कौन सा लेना है, सीमेंट पसंद है तो कौन सा लेना है। करेक्ट, पहली चीज। और दूसरा, फिर उसकी एंट्री पॉइंट आपको डिसाइड करनी। तो दोनों चीजों पर फोकस करके करेंगे तो अब भी मिड कैप में पैसा बने। बेसिकली आप ये समझिए, मिड कैप पहले जिस तरह से पैसा बनाते थे वैसे ही बनाते रहेंगे। लेकिन पहले का मतलब कैसा, कि ऐसा नहीं कि 3 महीने 4 महीने की एक तरफा जो तेजी हुई उस तरह से अनाप शनाप बनेगा, अभी भी,
लेकिन अब सेलेक्टिवली होकर ढंग से बनेगा। सो एक दो चीज़ें इसमें समझिए, नई एंट्री के लिए आपको एंट्री पॉइंट और स्टॉक सिलेक्शन, और जो पुराने आपके पास पड़े हैं उसमें कोई मैदान छोड़ के भाग जाने का, अब तो ये वापस भाव कभी दिखेंगे नहीं, जो 2 दिन पहले दिखे वो भाव 2 साल तक नहीं आएंगे, ये दिमाग में मत लाइए। है उसको आराम से शांति से रखिए। अगर थोड़ी बहुत चर्निंग करनी, कुछ जरूरत से ज़्यादा भागे हुए स्टॉक उनको बेच के कम भागे हुए ले लीजिए, उतना सा कर लीजिए, उससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। तो दोनों में अलग अलग थॉट प्रोसेस आपकी क्लियर होनी चाहिए। जो पड़ा है मेरे पास उसका क्या करना है, जो नया लेना है उसका क्या करना है, दोनों आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। पैसा आपका 100% मिड कैप और स्मॉल कैप में अब भी बनेगा, चिंता मत करिए, चिंता नहीं करें, बिल्कुल मत करिए। गॉट इट, ठीक है। चलिए, ये है आपके लिए इस समय बाजार पर राय। आइए सर, फिर आज का सेटअप भी समझा जाए। आज की स्ट्रेटजी में दीप देखिए, एक अच्छी खबर ये है कि कैश मार्केट में एफआईएस की बिकवाली थोड़ी धीमे होने के संकेत आ रहे हैं। अब आप सोचेंगे थोड़ी धीमे होने का क्यों बोल रहे हैं, वो भी मैं बताता हूँ। क्योंकि वायदा कारोबार में एफआईएस की अच्छी खरीदारी कैसे, कल 1632, पहले यही लाइन पे मैं थोड़ा एफआईएस के डेटा आपको दिखा दूं, डेटा ले आइए। 1632 करोड़ की कैश में बिकवाली की, और सामने स्टॉक फ्यूचर्स खरीदे 4550 करोड़ के। अब देख लीजिए, तो उस हिसाब से आपको लगेगा, नहीं तो आपको लगेगा 1632 करोड़ का आंकड़ा अनिल जी तो कह रहे कम धीमी कर दी। सामने वो भी देखिए कि स्टॉक फ्यूचर्स कितने करे। तो स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईएस की तगड़ी खरीदारी, और नेट नेट फिर उस हिसाब से आप देखेंगे 3000 करोड़ की स्टॉक्स में खरीदारी है। 3000 करोड़ देखो ना आप, 4600 में से 1600 घटा दो, 3000 करोड़ की खरीदारी है। कब देखिए आपने भी। और दूसरा, साथ साथ इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 1268 करोड़ की खरीदारी है। इसलिए एफआईएस के डेटा मैंने आज पॉजिटिव भी इसलिए रखे थे, आगे बताऊंगा। तो पहली आज की अच्छी चीज़ ये है कि आपके लिए एफआईएस की खरीदारी लौटने के संकेत आ रहे हैं। कैश में बिकवाली हुई है, लेकिन सामने मिलाकर देखेंगे तो थोड़ी धीमी। लोकल फंड्स की तरफ से खरीदारी का बढ़िया आंकड़ा, 200-250 करोड़ की रोज खरीदे थे, कल 850 करोड़। कहाँ खरीदा है? मिड कैप, स्मॉल कैप्स। इनको तो यही लेना पड़ेगा। हर महीने इनका लार्ज कैप्स में से पैसा निकल रहा है। पिछले महीने भी 350 करोड़, मिड कैप फंड में 2500 करोड़ आया है। लेना ही पड़ेगा आपको, लेना पड़ेगा, क्या करोगे? जहां पैसा आ रहा है। अब मिड कैप का पैसा तो आप लार्ज कैप में नहीं डाल सकते। चलो मल्टी कैप फंड है, डाइवर्सिफाइड फंड है, उसमें आप लार्ज कैप ले लोगे, लेकिन जो पैसा मिड कैप फंड में आ रहा है वो कहाँ जाएगा? मिड कैप में। जो स्मॉल कैप में आ रहा है वहीं जाएगा। तो ये 850 करोड़ की खरीदारी का जो आंकड़ा कल का दिख रहा है लोकल फंड का, ये दीप इसलिए आया है कि भाई साहब अच्छा है, 15-15, 20-20% गिर गए 2 दिन में, जो अच्छे मिड कैप ले लो। पैसे तो पड़े ही, लेना तो सही। यही 20% ऊपर डील भर के ले रहे थे, करेक्ट, तो ले लो। इसलिए कल लोकल फंड्स का भी खरीदारी का अच्छा आंकड़ा है, वो मिड स्मॉल कैप में खरीदारी हुई है। दिग्गजों में तेजी और बढ़ने के पूरे संकेत है। लार्ज कैप्स थोड़े और मजबूत होंगे। और एक और चीज़ मैं बताऊं कि अगर मैं मिड कैप और स्मॉल कैप पसंद कर रहा हूं या उनकी तेजी की मैं बात करता हूं, इसका मतलब नहीं मैं लार्ज कैप का विरोधी हूं। एग्जैक्टली, लार्ज कैप तो मुझे भी चाहिए। निफ्टी बढ़े तो कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ता है। निफ्टी बैंक निफ्टी तो हमें चाहिए ही, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि इनकी कॉस्ट पे ये बढ़े। ऐसा कोरिलेशन नहीं कि यही बढ़ेंगे तो ये घटेंगे, ये बढ़ेंगे तो ये घटना, ऐसा नहीं। दोनों बढ़े और लार्ज कैप बढ़ेंगे तो अब ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ता है। ये अलग बात है कि अगस्त का महीना एक एक्सेप्शन था जब लार्ज कैप नहीं चले, फिर भी मिड कैप, हमेशा ऐसा नहीं होता। मिड कैप स्मॉल कैप चलने के लिए आपको लार्ज कैप्स तो चाहिए, बड़े शेयर तो चलने ही चाहिए। तो बड़े शेयरों में तेजी और बढ़ेगी, और बढ़नी चाहिए, और बढ़ेगी तो पूरे ब्रॉडर मार्केट में काम आएगी। निफ्टी पर अब मजबूत सपोर्ट 19,825, 19,950 गोट के पी लीजिए। अब ये आसानी से टूटने वाला है नहीं। जब तक ये ना टूटे तब तक आपको कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, तेजी के बारे में सोच के ही बैठना है। बैंक निफ्टी 45,150, 45,325 तुरंत आजकल के लिए ये एक मजबूत सपोर्ट के तौर पर ऊपर आता दिख रहा है। ऊपर की तरफ अब लाइफ टाइम हाई के जो लेवल हैं बैंक निफ्टी पर, वो आपके टारगेट हो गए। 46,175, 46,375, 46,186 ये दीप है लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग, और 46,379, 46,379 वो इंटरडे, यानी कि 46,380 होते नया लाइफ हाई बना लेंगे, और 46,186 के ऊपर बंद होते आप नया लाइफ हाई क्लोजिंग बेसिस पे बनाएंगे, जो आपका 20-21 जुलाई के आसपास का, 21 जुलाई के आसपास का। तो आई थिंक अब निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स, ध्यान से सुनिएगा, निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी और सेंसेक्स दोनों लाइफ हाई बनाने को तैयार है, और आज ही दोनों में से एक आध कोई कारनामा कर दे तो बड़ी बात नहीं है। तेजी में रहिए बिल्कुल के। और कल भी आपको याद होगा 3:30 बजे में ये कहा कि तेजी की पोजीशन बनाए रखें, कोई हड़बड़ी ना करें, कोई जल्दबाजी ना करें, लॉन्ग पोजीशन को लेकर जाएं। और जो 50-55 पॉइंट दिख रहा है धीरे धीरे बढ़ गया, अब तो बात करते क्या, मैं तो ये सोच रहा था 20-25 पॉइंट ही गिफ्ट निफ्टी ऊपर दिख रहा था, तो मैंने कहा अगर 20-25 पॉइंट ऊपर ही खुलेगा तो खुलते ही खरीदारी के मौके बन जाएंगे। तो हाँ, आज नया लाइफ हाई बनाकर 20-200 की तरफ जाने की कोशिश
निफ्टी करेगा ही। और बैंक निफ्टी भी एक बार 46,000 को पार करके निकल गया तो 46,200 46,400 के रेंज में पहुंचने की कोशिश करेगा। ये आज के लिए आपकी पूरी की पूरी कमेंट्री। गॉट इट सर, ठीक है। चलिए, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आज बोलिए कमेंट्री में, ध्यान रखिए इन सबका। आज का सेटअप सर? पहली बात तो ये कि आज सेटअप में कोई भी नेगेटिव नहीं है। हाँ, बढ़िया है। 4 है पॉजिटिव, 2 है न्यूट्रल। ग्लोबल न्यूट्रल और घरेलू फंड्स के और एफएनओ संकेत है न्यूट्रल, बाकी चारों हैं आपके लिए पॉजिटिव। 19,950 20,000 पहला मजबूत सपोर्ट जोन, इसके ठीक नीचे 19,865 19,915 आज के लिए बढ़िया मजबूत खरीदारी की जगह बनकर आएगी आपके लिए। ऊपर की तरफ 20,115 110 का हाई है, उसके ऊपर खुलेंगे, खुल के 20,125 के ऊपर ट्रेड करेंगे या नए हाई में ब्लू स्काई जोन है। लेट निफ्टी डिसाइड वेयर इट वांट्स टू गो। हम क्यों डिसाइड करें, जहाँ इसको जाना है जाए, हम तो बस फॉलो करेंगे, पीछे पीछे जाएंगे। करेक्ट। हाँ, वो एयरटेल में जो होता था ना, पीछे पीछे चलते रहो ऐसे। पग। हाँ, पग। हाँ, मैं अच्छा हो, मैं सोच ही रहा था मैं क्या बोलूँ, इतना डोगी बोल देता गड़बड़ हो जाती तो हाँ, पग। अच्छा, इनमें भी सब अलग अलग नाम होते हैं। एक ऐसा कोई कुत्ते को कुत्ता नहीं बोल सकता सबको ऐसा? नहीं बोल सकते हैं, उसमें कुछ है नहीं, बट वो हर ब्रीड अलग होती है ना। अच्छा अच्छा, ओके। कैसे पता चलता है? लुक एंड फील। लुक एंड फील, ओके। उसमें भी बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। अच्छा, शक्ल सूरत में। अच्छा, मतलब ये मतलब पर्टिकुलर जैसे पग किसी एक ज्योग्राफी से आता है, तो वहाँ पे भी इस ज्योग्राफी का अलग है, उसका कलर अलग है, फेस स्ट्रक्चर अलग है, बहुत होता है इसमें। बहुत रिसर्च करनी पड़ती है। ओके, तो चलिए, ये है आपके लिए निफ्टी पर ब्लू स्काई जोन। बैंक निफ्टी 45,525 45,650 पहला सपोर्ट जोन है, थोड़ा सा दूर है, नीचे है, लेकिन यही है। और उसके ठीक नीचे 45,150 करिए, इसको 250 नहीं, 45,150 45,375 ये आपके लिए रहेगा मजबूत खरीदारी का जोन। 45,150 45,375 ये टूटने वाला ही नहीं है, कितना भी जोर लगा लो। 46,175 लाइफ टाइम हाई के आसपास क्लोजिंग बेसिस पे जो है 46,186 वहाँ पहले पहुंचेंगे। उसके बाद 46,250 से 46,375 प्रॉफिट बुकिंग जोन है। एक बार 46,380 पार कर लिया, नया लाइफ हाई बनेगा। 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी में खुला नीला आकाश मिलेगा, जैसा निफ्टी में भी है। 20,125 के ऊपर बैंक निफ्टी में 46,500 होगा वो लेवल। गॉट इट सर, ठीक है, सारे बड़े लेवल्स आ गए। अच्छा, एफआईएस की पोजीशनिंग लगातार बढ़ रही है सर, पुट कॉल रेशियो भी कल थोड़ा बढ़कर आया है, थोड़ी हायर साइड पे तो है, इसमें कोई बात नहीं, चिंता, लेकिन पोजीशन क्वांटम वाइज उतनी ज़्यादा नहीं, परसेंटेज में ज़्यादा है। दूसरा दीप पुट कॉल रेशियो है बढ़े हुए, लेकिन इतनी चिंता की बात नहीं, अलार्मिंग लेवल पे नहीं है जहाँ पे मैं आपको बोलूँ कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, जो 2 दिन पहले अपने बात करते हैं ऊपर खुलेगा तो प्रॉफिट बुकिंग, वैसा भी चिंता की इतनी बात नहीं है। ठीक है। एक लॉन्ग पोजीशन पर आपके लिए स्टॉप लॉस आज 19,900 होगा, इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों बेसिस पर। जिसको और डीप लगाना 19,800 का लगाए, दोनों में से एक लगा लीजिए, या तो 19,900 19,800, और जिनको एकदम छोटा लगाना है 20,000 का लगाए। बेसिकली ये है स्टॉप लॉस आपको। वैसे कल सर 20,000 का आपने बोला था स्टॉप लॉस लगाने, मैंने पूछा था सिर्फ 6 पॉइंट दूर था, पर आपने बोला निकल कर ही यार, जिसने लगा लिया उसका फायदा हो गया, मतलब बच गया, वरना कितना बड़ा कल लॉस। इनफैक्ट कल आपने एक और चीज नोटिस की, कल का मेरा बैंक निफ्टी का इंट्राडे स्टॉप लॉस आया था 45,300, कल का लो मालूम है 45,299, एग्जैक्टली वहीं पर। सो स्टॉप लॉस के लेवल तो परफेक्ट निकला। होता क्या इसमें 5-15 पॉइंट का आपको जजमेंट लेना पड़ता है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब 45,000 का इंडेक्स है, एग्जैक्ट पॉइंट तो आप नहीं गिन सकते जी। थोड़ा 25-50 पॉइंट बैंक निफ्टी ऊपर नीचे हो जाए कोई बड़ी बात नहीं है, निफ्टी 10-15 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, जो लेवल दिया हो आपको दिमाग में बिठाना है कि भाई मेरा ये लेवल है, इसके आसपास जब मुझे डिसाइसिवली लगे कि नीचे जा रहा है तो मुझे स्टॉप लॉस ट्रिगर कर लेना है। सो आज बैंक निफ्टी के लिए स्टॉप लॉस होगा 45,500 इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे। अगर आप शॉर्ट हैं तो दुर्भाग्य है, क्योंकि कल भी आपका स्टॉप लॉस क्लोजिंग और इंट्राडे दोनों ट्रिगर हो चुका था, आपने नहीं किया तो आपकी मर्जी, अब कर लीजिए। 20,125 जो इंट्राडे वालों को तो खुलते ही ट्रिगर हो जाएगा, क्लोजिंग वालों का क्लोजिंग पे देखेंगे। ठीक है। बैंक निफ्टी इंट्राडे और क्लोजिंग दोनों का स्टॉप लॉस 46,000 है, खुलते ट्रिगर कर लीजिए। जिनको थोड़ा बड़ा रखना है 46,200 रखें, और बहुत बड़ा रखना है 46,400 रखें। मुझे लगा हाई के आसपास आप रखेंगे ना, मैं तो देखो क्या है, जब ट्रेंड क्लियर है, बढ़ना साफ दिख रहा है, मैं बड़ा क्यों दूं? सही बात है। जहां जरूरत है कि ऊपर के रेंज से मार्केट घूम सकता है, वहां बड़ा स्टॉप लॉस चलेगा। ये रेंज बाउंड मार्केट नहीं है, ट्रेंडिंग मार्केट है। और ट्रेंडिंग मार्केट में कभी बड़ा स्टॉप लॉस मत रखो, फंस जाओगे, क्योंकि हर रोज आप क्या होता है फिर अपना लॉस बढ़ाते रहते हो, है ना, तो वो नहीं करना है। कल जैसे 45,700 था स्टॉप लॉस, अब 200-300 पॉइंट कल निकल गए, आज 200-300 पॉइंट, ऐसे बढ़ाते रहोगे तो फिर 1000 पॉइंट ऊपर हो जाएगा स्टॉप लॉस। तो ट्रेंडिंग मार्केट में छोटा स्टॉप लॉस रखो, रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा बड़ा रख सकते हो।
सर, गॉट इट। नई पोजीशंस खरीदना है निफ्टी, अच्छी रेंज जो खरीदने के लिए वो 19,925 से 20,000, अगर आए तो जरूर चांस लीजिए, और नहीं आए तो 19,900 के स्टॉप लॉस से ले लीजिए। सिंपल सी बात ये है, दोनों में से एक जो आपको ठीक लगे, और एक बार 20,110 का हाई पार करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस ही 20,000 हो जाएगा। सिंपल। सो वो तो मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल एकेडमिक पर्पज से ये नोट करके रख लें, 19,850 का स्टॉप लॉस होगा। 20,075, 20,100 दो लाइफ टाइम हाई के आसपास के लेवल है। 20,125 के ऊपर निफ्टी ब्लू स्काई जोन में स्टॉप लॉस ट्रेल करते चले, होल्ड करते चले, और एक बार 20,125 के पार निकला तो आपका स्टॉप लॉस शिफ्ट होकर 20,000 आ जाएगा। क्लियर कट, ठीक है। बेचना चाहते हैं जरूर बेचें, शौक फरमाएं, जहां आपकी मर्जी हो, जितनी आपकी मर्जी हो वो बेचें, लेकिन कहाँ 19,850 तोड़े तब, उसके पहले नहीं। अच्छा, उसके पहले 3 दिन का लो 19,865 है, उसके नीचे, इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा 19,800 के नीचे बेचो, फिर भी किसी को बेचना। 19,800 850 नहीं तोड़े तब तक बेचने का ख्याल भी बुरा वाला आपके मन में नहीं आना चाहिए, पाप लगेगा। हाँ, तो सेल सिग्नल आने दो, अभी तक नहीं आ रहा, और ऊपर में कहीं ऐसी पोजीशन नहीं बनी कि यहाँ पे ओ बहुत डेटा कंसंट्रेशन है, समझो कि 20,200 पे या 20,300 पे बड़ी भारी कॉल राइटिंग हो गई, तो आज कॉल राइटर मन बना के बैठा कि मैं इसके ऊपर नहीं जाने दूंगा। वैसा भी दिख नहीं रहा, वैसा भी नहीं दिखा, अभी नहीं दिख रहा। दिन के दौरान दिखेगा, आज वीकली एक्सपायरी है, बनेगा डेटा। ऐसा तो है नहीं कि कोई ब्लू स्काई जोन मतलब से आज ही 21,000 हो जाने वाला नहीं होगा, आपको मुझे सबको पता है। जहां डेटा बनेगा वहां देखेंगे। तो फिलहाल ये है कि जब तक शॉर्ट करने के लिए दो ही तरीके होते हैं, या तो आप ऊपर कोई अच्छा लेवल ढूंढ लो, यहां बेचूंगा, या फिर अगर मार्केट रिवर्स होकर किसी एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे जाए, टूटे, तो वहां बेचूंगा। तो अभी यहां बेचूंगा वाला नहीं आया, वहां बेचूंगा वाला है, और वहां बेचना मतलब 19,850। जब 19,850 तोड़ेगा तो वहां बेचूंगा। अभी वो है जो टूटेगा नहीं, आएगा नहीं, बस। ठीक है सर। बैंक निफ्टी खरीदे, एक तो मैं रेंज वो दे रहा हूं जो आएगी नहीं, लेकिन लिख के रख लीजिए, क्योंकि कल शॉर्ट कवरिंग हो गई, काफी कुछ हो गया। गलती से अगर किसी वजह से बैंक निफ्टी नीचे आ जाए तो 45,525, 45,650 एंट्री पॉइंट अच्छा है, यहां पर खरीदे जाए। कल का लो 45,300 का थोड़ा दूर है, वही स्टॉप लॉस लगाए। टारगेट जो बनेंगे डीप 45,700, 775 दो छोटे टारगेट है, 875, 975 के फाइनल टारगेट, 4 ही टारगेट है, क्योंकि आप नीचे की रेंज में खरीद रहे हैं। ठीक है। दूसरा तरीका है एग्रेसिव ट्रेडर्स के लिए 45,500 के स्टॉप लॉस है, ये भी दूर का स्टॉप लॉस है, लेकिन यही लगाना है। 400 पॉइंट के पहले कोई स्टॉप लॉस है नहीं, तो 45,500 के स्टॉप के साथ आपको खरीदना है। टारगेट जो बनेंगे 46,000, 46,075, 46,175, 3 तो आराम से विजिबल टारगेट है, दिख रहे हैं, जो आने ही है। उसके पार 46,250, 300 और 46,375 तक के टारगेट है। 46,500 के ऊपर बैंक निफ्टी भी मेरे लिए ब्लू स्काई जोन में आ जाएगा, और वहाँ पर एक और चीज़ बताऊँ, ब्लू स्काई जोन पे बैंक निफ्टी 46,500 पे आएगा, न कि 46,380 पे। लाइफ टाइम हाई 46,380 है, जरूरी नहीं कि लाइफ टाइम हाई पार करते ही ब्लू स्काई जोन आ गया। इसमें ब्लू स्काई जोन आपका 46,500 पे बनेगा, ये ध्यान में रखिए। कोई रीज़न ये है कि आप 125 पॉइंट का गैप देके चलेंगे, क्योंकि 46,500 आपका एक बड़ा लेवल है जहाँ पे आपको कॉल राइटिंग हो जाएगी जब तक आप वहाँ पहुँचेंगे, और इसलिए 100-150 पॉइंट के चक्कर में आप लाइफ हाई पे ना फंस जाए। पता चला वो पिछली बार कैसा होता, लाइफ हाई टच किया 18,887 और फिर लो साहब 2 महीने निकाल दिए, है ना। सो वो अपने नहीं करना, ऐसा नहीं कि 46,380 पहुंचे और फिर वापस 2 महीना लगा दे, लगाएगा नहीं। तो अपने ब्रेकआउट पे करना है तो 46,500 पे। ये सारी चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने वाली, जो स्किल की बात है यही करनी है, ये आपको एक्सपीरियंस से आएगी कि कहाँ पे फिर कहाँ से आपको ब्रेकआउट बड़ा मान लेना है, सिर्फ लाइफ हाई पे नहीं मानना, थोड़ा सा ऊपर। ठीक है। बेचना हो तो आखिरी, अगर जिसको बेचने है तो वो 46,186 का लाइफ हाई और 46,380 का लाइफ हाई इंट्राडे, तो उस रेंज में कहीं भी बेचिए। 46,175, 200 से शुरू करके 46,400 के आसपास बेच सकते हैं। थोड़ा सा इस रेंज में 200 से 375 की रेंज है, 175 के आसपास से सोच सकते हैं। टारगेट स्टॉप लॉस 46,500 का होगा। टारगेट जो बनेंगे दीप 46,075, 46,000 दो छोटे टारगेट हैं। 45,925, 45,850 दो मीडियम टारगेट है। 45,650, 575 तक के बड़े टारगेट के लिए कर सकते हैं आप बिक वाली बी। गॉट इट सर। चलिए, ये हैं सारे लेवल्स आज के लिए। बैन लिस्ट अच्छी बात है, 10 स्टॉक्स थे, अब 9 स्टॉक्स हो गए हैं। फ्रेश एंट्री हुई है REC की, बट एग्जिट हुई है आपके लिए BHEL और चंबल फर्टिलाइजर की। तो 9 स्टॉक्स हैं आज बैन में, और ध्यान रखिएगा एंट्री हुई है आपके लिए REC की। अच्छा, कोई इंपॉर्टेंट लेवल सर वायदा कारोबार के एक्सपायरी के दिन वीकली?
देखो बैंक निफ्टी तो नॉट वर्थ डिस्कसिंग। करेक्ट सर, पहला दिन है। आज पहले निफ्टी में है 20,000 मेक और ब्रेक लेवल है, 1,18,00,000 शेयर पुट में सपोर्ट का काम करेगा। 20,100 हल्की फुल्की रुकावट है, 1,16,00,000 शेयर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। सो खुलने के बाद 20,100 आपकी रेंज हो जाएगी, और चूंकि 20,110 हाई है उसको पार करके निकलेंगे तो थोड़ी शॉर्ट कवरिंग का सहारा मिलेगा, और अगला टारगेट 20,200 का बनता है, वहाँ पर 1,15,00,000 शेयर ऑलमोस्ट बराबर का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। तो मेरा ऐसा समझना है 20,100 के पार खुलेंगे, 20,200 की तरफ बढ़ेंगे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 20,000 हो जाएगा। सो ब्रॉडली रेंज जो बनेगी फिर दिन के लिए गैप से खुलने के बाद 20,200 की होगी। 20,200। चलिए ये है आपके लिए ब्रॉड रेंज। आइए फिर स्टॉक, अनिल जी ने हिंट तो आपको दे दिया है, समझते हैं क्यों पसंद है उनको ये स्टॉक। बिगुल स्टॉक ऑफ द डे का। यस सर। बॉम्बे डाइंग, बीबीटीसी, ये पूरा ग्रुप रहेगा आज सुर्खियों में। जो खबर आई है कि बॉम्बे डाइंग ने अपनी वर्ली मुंबई में जो एक बड़ी प्राइम लोकेशन पर उनकी ज़मीन है 20 एकड़ से ज़्यादा की, जो उन्होंने सुमितोमो ग्रुप को बेची है और 5,200 करोड़ में बेची है। बड़ी डील है, बड़ी डील मुंबई के रियल एस्टेट मार्केट के, देश के रियल एस्टेट मार्केट के लिहाज से भी बड़ी डील है, और प्राइम लोकेशन पर, और बड़ा पैसा भी है 5,200 करोड़ का। उसके दम पर अब होगा ये कि जो पैसा आ रहा है उसमें से 3,650 करोड़ रुपए के आसपास का जो कर्ज है वो कर्ज कम करने वाले हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास मार्च के डेटा है, उसके बाद कितना कर्ज है पता नहीं, बढ़ा है घटा है भगवान जाने। तो कर्ज को कम किया जाएगा। बाकी 5,200 करोड़ में से टैक्स वैक्स निकालने के बाद मुझे नहीं पता एग्जैक्टली 4,000 करोड़ आएगा, 4,500 करोड़ आएगा, जो भी आएगा। तो अगर आपका सीधा सीधा 3600 करोड़ उधर चला गया तो उसके बाद इफेक्टिवली ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। स्टॉक पहले ही रनअप दे चुके हैं पिछले कुछ समय में। बीबीटीसी इनकी होल्डिंग कंपनी है, वो चल चुका है। वैसे पैसा बॉम्बे डाइंग में ही आ रहा है, और बॉम्बे डाइंग में आके बॉम्बे डाइंग के कर्ज कम हो जाएंगे। मेरा ये समझना, अब आज बहुत लोगों को लगेगा अरे 5,000 करोड़ आ रहा है, बढ़िया, ये तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, चलो लेते हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। खरीदने की सोचना भी मत, सोचना भी मत। और ऊपर खुले आज कल में, जब आपका मन करे पुराने पड़े तो प्रॉफिट बुक करके शांति से बैठे। अच्छा, देखो बढ़िया क्या होता है, बढ़िया तब होता है कि जब ये बजाय लैंड बेचने के इसी लैंड को डेवलप करते, डेवलप करके कैश फ्लो आते, कैश फ्लो आके उससे लोन चुकाते, तो शेयर होल्डर की वैल्यू है। शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? कुछ नहीं, खाली थोड़ी सी बेहतर बैलेंस शीट कि आपका कर्ज कम हो गया, कर्ज कम हुआ तो सामने एसेट्स भी कम होगी, राइट। तो आप करेंगे क्या ये रेमंड्स की तरह वो डेवलप कर रहे हैं, नहीं, या सेंचुरी की तरह डेवलप कर रहे हैं? नहीं ना, तो किस बात की है? इसलिए ये स्टॉक 60-70 से 140 भी इसीलिए हुआ है ना, करेक्ट। सो आई थिंक बिल्कुल खरीदने के हड़बड़ी और जल्दबाजी ना करें। लेने के बजाय अगर आपके पास पुराने पड़े तो खाली आप अपना टाइम, आज 20% बढ़ गया, एक दिन और रुकना, आप रुक जाइए, या अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करिए। लेना नहीं बनता है, अब लेना नहीं बनता है। प्रॉफिट बुकिंग 100% विदाउट थॉट। आप चलो बेचो मत बेचो, प्रॉफिट बुक करो मत करो, आपकी मर्जी की, आपको लगता है बहुत बढ़िया पोजीशन, कम से कम ऊपर में फंसना मत, नहीं लेना है, फंसना मत, मेरा पॉइंट है। इसलिए मैं आज डायरेक्टली स्टॉप लॉस टारगेट कुछ नहीं दिए, कैश के स्टॉक्स हैं। तो दोनों स्टॉक्स ऑलरेडी भाग चुके हैं, थोड़ा बहुत तो ब्रिटानिया भी भागे, खैर उसका कोई लेन देना नहीं इनसे, दूर दूर तक, इवन बीबीटीसी का भी लेना देना नहीं है। बट फिर भी मेरा ये मानना है कि इस खबर के दम पे आपको ऊपर में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट बुक करनी है। दोनों कैश काउंटर्स हैं, रखिए नज़र, बॉम्बे डाइंग और बॉम्बे वर्मा, ये है आपकी राय। आइए आईपीओ, हाँ बाय द वे सर, आपने व्यूअर्स को ट्वीट करके बोला भेजिए मुहावरे, ट्रेंड हो रहा है सर। अरे वाह, रिस्पॉन्स आ रहे हैं, एक तो बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स आ रहे हैं, और हैशटैग अनिल सिंह भी इंडिया में ट्रेंड हो रहा है सर। अरे वाह, बहुत बढ़िया। तो ये मैं नहीं ट्रेंड हो रहा है, हमारे दर्शक ट्रेंड हो रहे हैं। बिल्कुल, अब वो अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बढ़ कर ले रहे हैं, तो बढ़िया बात है, अच्छी बात है। तो चलिए, अभी अगर आपने अपने, वो कहते थे कि अगर अपने टीवी सेट्स थोड़ी देरी से खोले हो, पहले हम जब कमेंट्री कर सुनते थे तो ऐसे, अगर आपने अपने रेडियो सेट देरी से खोले तो आपको बता दूं, आज हम हिंदी दिवस मना रहे हैं। हिंदी दिवस मनाने के लिए हमने आपसे रिक्वेस्ट ये की कि आप भी हिंदी के मुहावरों को स्टॉक मार्केट के साथ जोड़कर, जो भी अपनी क्रिएटिविटी दिखाकर अगर आप कुछ भेजना चाहते हैं, ज़रूर हमें भेजिए, लिख कर भेजिए। हम आपके जवाब टीवी पर दिखाने की तैयारी करें। जो इतने सारे हमें मैसेजेस आ रहे हैं, उनमें हमारी टीम लगी है बैक एंड पर सेलेक्ट करने के लिए अच्छे अच्छे मुहावरे आपके। ज़बरदस्त रिस्पांस आ रहे हैं सर, मतलब एक दो मैंने अभी पढ़े जब आप बात भी कर रहे थे, बहुत भी बढ़िया रिस्पांस, मतलब क्रिएटिविटी अनदर लेवल की है। अच्छा, कोई एक आध सैंपल बताओ दीप, मतलब आपने तब एक काम करो, तब तक आप इन लोगों से बात करो तो मैं भी थोड़ा नजर डालता हूँ। आपने मुझे एकदम बिल्कुल वो लगा दिया कि मैं भी थोड़ा पढ़ूँ। माय गॉड, हो
क्या बात है, लोगों का ज़बरदस्त रिस्पॉन्स आ रहा है। तो अच्छे आप भी ज़रा लिख के भेजिए। मैंने इसलिए सैंपल भी बताया था एक आध की, जैसे आईटीसी इन्वेस्टर्स का स्टॉक है, लेकिन जिसने सिर्फ ट्रेड किया तो वो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, exactly. ट्रेडर्स क्या जाने आईटीसी का स्वाद जो इन्वेस्टर्स है उसने आईटीसी का स्वाद चखा है। exactly. इस तरह के मुहावरे आप जरूर लिख के भेजें, आपके भी जो भी मन में आए वो। देखो एक खुलते आए संजय सिंह साहब का, लार्ज कैप वाले क्या जाने मिड कैप स्मॉल कैप का स्वाद। क्या बात है, वाह संजय जी गजब, अरे बहुत गजब आ रहा है। तो ये तो जोरदार है भाई। प्लीज भेजिए अपनी अपनी कल्पनाओं की उड़ान को। बिल्कुल वो दिखता है रहीम के दोहे, उसके बहुत सारे वर्जन्स आ रहे हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया वर्जन्स आ रहे हैं, मजेदार है। क्या बात है। आइए जब तक सर भी थोड़े देख लें मुहावरे जो आपने हमें भेजे, हमारी टीम से भी करते हैं बात। नुपुर, कुशल और आशीष है तैयार। नुपुर मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें आज की। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले WPI का डेटा आने वाला है अगस्त के महीने का, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पे आपको रखनी है नज़र। शिवा सीमेंट जहाँ पे बोर्ड बैठक के राइट्स इशू की और यहाँ पे अनाउंसमेंट आ सकती है, तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। टाटा नेक्सॉन EV की जो प्राइस है, जो फेस लिफ्ट वाला प्रोडक्ट है, उसकी जो प्राइस है वो आज रिवील हो जाएगी, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। फेडरल मोगल के मामले में जो सेट में आज जो अर्जी लगाई गई थी उस पर भी होने वाली है सुनवाई, तो ये भी स्टॉक आज फोकस में रहने वाला है। कुछ स्टॉक से एक्सटेट के चलते आज फोकस में रहेंगे। BSE जहाँ पे बायबैक है, टेंडर ऑफर के जरिए 1080 का भाव है, करीबन 35 लाख शेयर इसमें दिए जाएंगे, तो इसकी एक्सटेट है BSE पर रखनी होगी नज़र। बजाज इलेक्ट्रिकल्स जो कंपनी का EPC बिजनेस है वो आज डीमर्ज हो जाएगा बजाज इलेक्ट्रिकल से, और अलग एंटिटी बीजल प्रोजेक्ट का ये पार्ट होने वाला है, तो ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा। इस डीमर्जर के चलते BSE 500 से भी स्टॉक को बाहर कर दिया जाएगा और इसकी जगह लेगा क्राफ्टमैन ऑटोमेशन, तो ये दोनों के दोनों स्टॉक फोकस में रहेंगे। साथ ही साथ प्राइम मिनिस्टर की आज विजिट है, फाउंडेशन स्टोन वो प्रोजेक्ट्स के लिए रखने वाले, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और रिफाइनरी एक्सपेंशन प्रोजेक्ट के चलते PPCL बीना रिफाइनरी मध्य प्रदेश में फाउंडेशन स्टोन रखा जाएगा, तो यहाँ पर भी नजर रहने वाली बड़ा इंडस्ट्री डेवलपमेंट है, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्लोबल से यूरोप का जो ECB की पॉलिसी उसकी अपडेट आती हुई दिखेगी, और USA से PPI और रिटेल सेल्स का भी डेटा आ जाने वाला है, तो यहाँ पर भी रहने वाली है नज़र। IPO की तो भरमार है, RR केबल पर रखनी है नज़र, क्योंकि दूसरा दिन है आज। अब तक करीबन 25% बढ़ता हुआ दिखा है। रिटेल में देखेंगे तो 37% का सब्सक्रिप्शन आते हुए नजर आया। सामी होटल्स का IPO आज ओपन होने वाला है, 18 तक ये खुला रहेगा, 119 से 126 का इसका भाव है। साइज देखे तो 1370 करोड़ की, OFS 170 करोड़ के आसपास। फ्रेश इशू काफ़ी बड़ा है, 1200 करोड़ के आसपास का, और एंकर के जरिए कंपनी ने करीबन 616 करोड़ रुपए जुटाए, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, SBI मल्टीकैप, टाटा म्यूचुअल फंड जैसे नाम आपको नजर आएंगे। सैंकल का भी आज IPO ओपन होने वाला है, आज से 18 सितंबर तक ये ओपन रहेगा। 156 से 164 का इसका प्राइस बैंड है। इशू साइज देखें तो 560 करोड़ का है फ्रेश इशू, जिसमें से OFS 171 करोड़ के आसपास का। कंपनी ने एंकर बुक के जरिए इसमें 252 करोड़ रुपए जुटाए, और कोटक, ICICI प्रू, LIC म्यूचुअल फंड, अबैकस, मॉर्गन स्टैनली जैसे कुछ नाम इसमें आपको दिखेंगे। ओके, ये है आपके लिए IPO के लिए जो दो बड़े अपडेट्स भी हैं, और अनिल जी भी थोड़ी देर में इसमें अपनी राय देंगे। कुशल मॉर्निंग, बताएं कौन सी खबरें हैं आपके पास? मॉर्निंग दीपा, खबरों में टाटा स्टील फोकस में है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि जो यूके में पोर्ट टालबोट प्लांट है उसको लेकर यूके सरकार के साथ डील अब एडवांस स्टेजेस पर पहुंचती हुई नजर आ रही है। करीबन 5180 करोड़ रुपए की ये डील हो सकती है। स्काई न्यूज़ के वाले से ये खबर आती हुई दिखी है। तो यूके में जो स्टील प्रोडक्शन है उसके लिए कंपनी लगातार यूके सरकार के साथ बातचीत कर रही है, और इसी रिपोर्ट को हमने पहले ही आपको 29 अगस्त को बता दिया था। साथ ही कुछ ऑटो कंपोनेंट वाली कंपनियां जिसमें CI ऑटोमोटिव, वारक इंजीनियरिंग, सोना BLW, सांधा टेक, भारत फोर्ज जैसी कंपनियां फोकस में रहेंगी, क्योंकि कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल साहब का बयान आता हुआ दिखा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष में टेस्ला भारत से कंपोनेंट्स की जो सोर्सिंग है उसको 2 गुना कर सकती है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर करीबन 1.7 से 1.9 बिलियन डॉलर के ऑटो पार्ट्स भारत से यहाँ पर सोर्स कर सकती है टेस्ला। तो ये फोकस में रहेंगे सभी स्टॉक्स EV से जुड़े हुए। बजाज हेल्थ केयर, US FDA ने यहाँ पर जो इनका वडोदरा में फॉर्मुलेशन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसका निरीक्षण नवंबर 2022 में किया था, और उसके बाद यहाँ पर जीरो ऑब्जर्वेशन के साथ कंपनी ने US FDA ने यहाँ पर फॉर्म 483 जारी कर दिया है। NBCC सेल, ये स्टॉक्स फोकस में रहेंगे क्योंकि NBCC को सेल से करीबन 180 करोड़ रुपए का यहाँ पर ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। तो ये किन के लिए अपडेट है। साथ ही NBCC ने मिनिस्ट्री ऑफ स्टील, RINL और NLMC के साथ MOU कर लिया है। RINL की जो
नॉन मॉनिटरी नॉन कोर एसेट्स है वहाँ पर उसको मोनेटाइज करने के लिए जो सलाह जो टेक्निकल कंसल्टेशंस है वो एनबीसीसी करता हुआ दिखेगा। आईआरसीटीसी ये फोकस में रहेगा। कंपनी ने एमएसआरटीसी यानी कि महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट के साथ एक एमओयू किया है, जिसके अंतर्गत एमएसआरटीसी के यात्री अब आईआरसीटीसी पोर्टल पर किसी भी मोड में ऑनलाइन बस टिकट बुक कर सकते हैं। स्पेंसर रिटेल्स ये भी फोकस में है क्योंकि कंपनी सितंबर अंत तक तमिलनाडु राज्य में 10 घाटे वाले जो स्टोर्स चल रहे हैं उसको बंद करेगी। तो ये एक अपडेट है। हालांकि ओवरऑल रेवेन्यू में इनका जो कंट्रीब्यूशन है करीबन 1.2% का है। अशोका बिल्डकॉन यहाँ पर कंपनी की जो सब्सिडियरी है, कुछ खबरें इसमें ये आ रही है, वो फिर से अपने बीओटी टोल रोड एसेट्स को बेचने की इन्होंने बातचीत शुरू कर दी है। और अंत में काइनेटिक एनर्जी, जहाँ पर प्रोमोटर ग्रुप जयश्री अरुण फिरोडिया ने और अन्य जो मेंबर्स हैं 11 सितंबर को प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए करीबन 4.82% हिस्से का अधिग्रहण किया है, जिस कारण से इनकी हिस्सेदारी अब 54.68% से बढ़कर 59.5% हो गई है। ओके, ये है आपके लिए सारी की सारी खबरें और कुछ फंड एक्शन भी। आइए ब्रोकरेजेस भी जान लेते हैं क्या कह रही हैं आज एफआईआर। मॉर्निंग आशीष, बताएं क्या करें आज की रिपोर्ट। मॉर्निंग दीपांशु, आज सिर्फ 4 ही रिपोर्ट्स है मेरे पास। सबसे पहले अगर आप देखें तो डीमार्ट एवेन्यू सुपरमार्ट, यहाँ पर एचएसबीसी की तरफ से रिपोर्ट आई है। रेटिंग को अब होल्ड से खरीदारी में अपग्रेड कर दिया गया। लक्ष्य भी काफ़ी अच्छा दिया है, 3813 रुपये का भाव चल रहा है। टारगेट दे रहे हैं 4600 रुपये का। इसके अलावा इंटरग्लोब एविएशन यहाँ पर यूबीएस खरीदारी की राय दे रहे हैं 3300 रुपये का लक्ष्य। टारगेट अगर आप देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, 2447 का भाव है। लेकिन कॉमेंट्री थोड़ी सी ट्रिकी नजर आ रही है। ये मान रहे कि प्रैट एंड विटनी के जो इंजन हैं इनमें से 1200 इंजन रिकॉल किए जाएंगे। पहले इसका सर्विस टाइम 60 दिन का था, अब ये बढ़ के 300 दिन हो गया। तो कमेंट्री के लिहाज से कुछ भी अच्छा नहीं नजर आ रहा है। अच्छा है मैक्रोटेक डेवलपर्स, जेफरीज को पसंद आ रहा है। खरीदारी की राय के साथ 860 रुपये का टारगेट दिया, 793 का भाव चल रहा है। और मैनेजमेंट के साथ मुलाकात हुई है, उसके बाद मालूम पड़ा कि अगले कुछ सालों तक 20% की सेल्स में CAGR यहाँ पर देखने को मिल सकती है। बैलेंस शीट भी अच्छी लगती है इन्हें। साथ में अगर आप देखें तो अंत में कंटेनर कॉर्पोरेशन कॉन्कोर, यहाँ पर जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है। खरीदारी की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस बढ़ाया गया है, 775 से बढ़ाकर 825 कर दिया, करीब 700 रुपये के आसपास का भाव चल रहा है। और ये मान रहे कि DFC नेटवर्क के प्रेजेंस से इनका मार्केट शेयर दोबारा रीगेन हुआ है। कुछ फायदा यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिसके चलते खरीदारी की राय दे रहे हैं और टारगेट प्राइस बढ़ाया। बस सिर्फ 4 रिपोर्ट्स हो गया। यस सर। क्या बात करें, इतनी कम कैसे आज? एक अच्छी रिपोर्ट है सर, सेक्टर स्पेसिफिक, वो 9:30 के बाद लाऊंगा। अच्छा, ओके। तो 9:30 तक हमें इंतज़ार करना है आशीष का एक अच्छी रिपोर्ट के लिए। लेकिन तब तक इंतज़ार की घड़ियां हुई खत्म। एक्सपर्ट्स का दमदार पैनल है तैयार। वक्त है पिक ऑफ द डे का। लंबे समय बाद अपनी ओल्ड ग्लोरी को प्राप्त करते हुए पहली पायदान पे आते हुए बंसल जी, सुप्रभात, स्वागत है आपका। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, ऐसे आप प्रेशर ना बनाएं, मैं इस रेस से बाहर हो रहा हूँ। मैं तो चाहता हूँ कि जी और हिमांशु, जब हिमांशु हो तो वो फर्स्ट पेज पे आए। कुणाल जी का तो दिली अरमान है, लेकिन मैं कितना भी चालूं इनसे पहले पहुंच जाता हूँ अनिल जी। टाइम पे नहीं पहुंचता हूँ, इनसे पहले पहुंच जाता हूँ अनिल जी। वो ये ना, वो स्टैंडर्ड वैसे हो गए ना भाई। एक तो ये था कि समय से आना, एक ये कि दूसरों से पहले आना। तो ऐसा है। तो चिंता न करें आप, भले कितना भी कोशिश करें कि हम आप पे दबाव न बनाए, इस रेस में आपको न डालें, लेकिन हम आपको निकलने नहीं देंगे। ये हमारा वादा है। बताएं सर, पिक ऑफ द डे। अनिल जी, पिक ऑफ द डे है मेरा ONGC 184 के अराउंड चल रहा है। अच्छे उछाल का मुझे एक प्रबल दावेदार लग रहा है। 181 का स्टॉप लॉस लगाना है, 190 का टारगेट है। और अनिल जी, कल मैंने कुणाल जी को वीडियो कॉल पर वो पॉकेट स्क्वायर डालने की प्रैक्टिस कराई थी, तो देखिए वो भी पॉकेट स्क्वायर पहन के आए हैं और मैं भी पॉकेट स्क्वायर पहन के आया हूँ आज। अरे वाह। लेकिन फॉर ए चेंज, मतलब मुझे ऐसा क्यों ऐसा लग रहा है कि कुणाल जी का पॉकेट स्क्वायर आपसे ज़्यादा बेहतर बना हुआ है। इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ। कुणाल जी का बेहतर दिख रहा है, दिख रहा है, क्लियरली दिख रहा है थोड़ा। ऐसा गुरु गुड़ रह गए, चेले चीनी हो गए। वाह बंसल जी, इतनी भी ट्रेनिंग मत दो कि आपका चेला आपसे आगे निकल जाए। चलिए बढ़िया। कुणाल जी, सुप्रभात। बताएं सर, पॉकेट स्क्वायर सीखने की बहुत बहुत बधाई है सर आपको। पिक ऑफ द डे।
सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, सबसे पहले तो आपको अनिल जी सभी दर्शकों को हिंदी दिवस की अनेकों ढेरों शुभकामनाएं अनिल जी। और अनिल जी, जो बिजनेस जर्नलिज्म है उसमें अनिल जी हिंदी को स्थापित करने में जो आपकी भूमिका है उसके लिए आपको श्रेय मिलना चाहिए। तो अनिल जी मेरी ओर से अनिल जी प्रणाम स्वीकार करें। थैंक यू कुणाल जी, आपका हमारा सबका हमारे एक्सपर्ट्स और टीम का सहयोग है और हमारे दर्शकों का प्रेम है कि हम थोड़ा बहुत कुछ कर पाए इस मामले में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। बताएं अनिल जी, देखिए कहीं पर भी मैं जाता हूं तो लोग अनिल जी इस बात पर आश्चर्य करते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट, इस तरह के शब्दों को अनिल जी आपने जिस तरह से हिंदी अनुवाद कर दिया, कामकाजी मुनाफा बना दिया और लोगों को आप बोलचाल की भाषा में अनिल जी इसको ले आए हैं, तो अनिल जी ये बड़ी उपलब्धि है। तो इसके लिए वाकई में अनिल जी आपको श्रेय मिलना चाहिए। और अनिल जी मेरी खरीदारी की राय भारतीय एयरटेल में, जिसमें एक ज़बरदस्त तूफानी तेजी हमने कल के ट्रेड में देखी, बड़ा ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक ने 900 के ऊपर ब्रेकआउट दिया है। अब क्योंकि कल बड़ी तेजी हो गई तो हो सकता है आज थोड़ा नीचे मिल जाए, थोड़ा कूल ऑफ हो तो खरीदारी की राय है। तो अगर मान लीजिए ये आपको 908, 909 के आसपास मिलता है तो उन स्तरों पर बाय करें। एक स्टॉप लॉस रखें 895, 895 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीद करें। मुझे लगता है कि जो भारतीय एयरटेल में मूवमेंट बना है, जिस तरह का मोमेंटम बना है, ये स्टॉक अभी इन स्तरों से भी काफी ऊपर के लेवल्स दिखा सकता है। तो ये एक स्टेडी परफॉर्मर साबित होगा, बाय करके चलने की मेरी राय है। पहला टारगेट होगा 925 का, 925 रुपए का। इवेंचुअल टारगेट 940 रुपए का, 940 का। तो 925, 940 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करें भारतीय एयरटेल। सेठी साहब सुप्रभात, स्वागत है आपका भी। बताएं सर आपकी पसंद का शेयर। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। अनिल जी, आपको, दीपांशु को और जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से आज हिंदी दिवस की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। अनिल जी, आज का जो मेरा पिक ऑफ द डे है, एक ऑटो स्टॉक है, ऑटो कंपोनेंट स्टॉक है। स्टॉक का नाम है भारत फोर्ज, जो कल 1081 के लेवल्स पे बंद हुआ है। आज के इसके टारगेट है 1105 के और 1070 का स्टॉप लॉस रखना है। कल जो खबरें आई पीयूष गोयल जी की तरफ से, जो भारत में टेस्ला $1.8 बिलियन के ऑटो कंपोनेंट सोर्स करेगा, तो उसका एक बड़ा बेनिफिट पूरे ही ऑटो कंपोनेंट सेक्टर को आज होना चाहिए। और ये कंपनी भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली कनेक्टेड है विद टेस्ला, मतलब सप्लाई करती है या वन ऑफ द प्रिफर्ड ऑटो कंपोनेंट सप्लायर्स है टू टेस्ला। तो इसमें एक अच्छी तेजी देखी जानी चाहिए। और बाकी इसके अलावा जो कैश मार्केट के भी कुछ स्टॉक्स जो मेरे पसंदीदा रहे हैं, जैसे सोना BLW है, गैब्रियल इंडिया है, इनमें भी आज मुझे लगता है बहुत अच्छी तेजी रहेगी। वैसे गैब्रियल इंडिया को मैंने कल शाम के शो में, बाजार आज और कल के शो में भी रिकमेंड किया हुआ है और मुझे अच्छा लगता है वो स्टॉक। भारत फोर्ज है सेठी साहब की पहली पसंद आज के लिए, लेकिन सेठी साहब आपकी लिस्ट में चूंकि ढेर सारे स्टॉक्स और भी होते हैं, बताएं सर आपकी लिस्ट के दूसरे शेयर्स। बिल्कुल अनिल जी, जो आज का दूसरा स्टॉक है जिसमें खरीदारी करने की सलाह, स्टॉक रहेगा एक बैंकिंग स्टॉक, बंधन बैंक। ये मैं देखना भूल गया वेदर आज बैन वैन में तो नहीं आ गया ये, बट कल तो नहीं था, तो बैन में नहीं, आप आराम से दीजिए। हाँ बिल्कुल। तो खैर अगर बैन में भी हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स कैश मार्केट में खरीद सकते हैं, वैसे भी लॉट साइज बड़े होते हैं इनके। तो बंधन बैंक में खरीदारी करने की सलाह है फॉर अ टारगेट ऑफ 242, स्टॉप लॉस ऑफ 233। जिस तरह से बैंकिंग स्टॉक्स ने कल एक बहुत अच्छी तेजी करी है, मुझे लगता है अभी स्टीम बाकी है। हालांकि PSU बैंकिंग स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बट मैंने आज बंधन बैंक को पिक किया। तीसरा स्टॉक है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL, जो कि कल 136 पे बंद हुआ है। 141 के आज के टारगेट है, 133 का स्टॉप लॉस रखना है। डिफेंस एज ए सेक्टर हमेशा से अच्छा लगता है और हाल ही की गिरावट के बाद एक अच्छे लेवल्स पे स्टॉक आ गया है, जो परसों पिटाई हुई थी सब मिड कैप स्मॉल कैप, खास करके रेलवेज और डिफेंस वाले स्टॉक के, उसमें इस स्टॉक में भी अच्छी खासी गिरावट आई है। मुझे लगता है वापस से चलने को तैयार है, तो खरीदारी करने की सलाह। चौथा स्टॉक अनिल जी, एक एग्रोकेमिकल्स और पेस्टिसाइड्स कंपनी है PI इंडस्ट्रीज। कल 3637 पे बंद हुआ है, 3700 के आज के टारगेट है, 3610 का स्टॉप लॉस रखना है। और वापस से मुझे लगता है ये जो केमिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, पेस्टिसाइड वाला सेक्टर फोकस में है, कल आरती इंडस्ट्रीज की बातें हो रही थी, वो भी एक अच्छा स्टॉक लगता है। मुझे लगता है PI इंडस्ट्रीज शुड डू वेल, तो यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। और फाइनली बाजार का दिग्गज रिलायंस इंडस्ट्रीज में खरीदारी करने की सलाह है। कल 2451 पे बंद हुआ, 2500 के आज के टारगेट, 2435 का स्टॉप लॉस। अनिल जी, इस स्टॉक में भी काफी कुछ नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, फंड्स आ रहे हैं। हाल ही में हमने देखा कतार इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने रिलायंस रिटेल में इन्वेस्टमेंट करा है, बट आगे भी फंड्स जुटाने की योजना है, ऐसी अटकलें हैं। और प्लस स्टॉक एक बहुत अच्छे लेवल्स पे है मुझे लगता है। और जिस तरह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, इनके भी रिफाइनिंग मार्जिन्स बढ़ते हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ते हैं, तो मुझे लगता है अच्छा करेगा ये स्टॉक, तो खरीदारी करने की सलाह रिलायंस इंडस्ट्रीज।
ओके, तो बी लेटर पसंद आ रहा है आज सेठी साहब को। भारत फोर्ज, बंधन बैंक, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, इन तीनों पर करनी है खरीदारी। इसके अलावा पीआई इंडस्ट्रीज और रिलायंस इंडस्ट्रीज, यहां पर भी आपको रखनी है नजर। तो कुछ बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से आपके रेडार पर आज के लिए। आइए एक दो और काउंटर्स पर करते हैं बातचीत। टाटा स्टील, इस पर भी एक्शन आ सकता है। हमने तो पहले आपको 29 अगस्त को खबर बता दी थी कि कैसे ये यूके सरकार के साथ बात कर रहे हैं अपने पोर्ट टैल्बर्ट, जो यूके में इनका प्लांट है, उस पर फ्रेश फंडिंग लाने के लिए। और आज खबर भी आ रही है, यूके से खबर आ रही है कि करीब 50 करोड़ पाउंड यानी कि 5180 5200 करोड़ डॉलर की डील हो सकती है यूके सरकार के बीच। रिपोर्ट्स हैं, अभी तक फाइनल डील हुई नहीं है, बट हमने आपको पहले ही बता दिया था कि लग रहा है कि ऐसा होने वाला है। बंसल जी, एक बार टाटा स्टील भी देख लीजिए, कल ठीक ठाक था ट्रेड में 130 के आसपास। दीपांशु, इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, मेरी तो यहाँ पर टाटा स्टील पर खरीदारी की राय है। नीचे में 126 एक अच्छा सपोर्ट है, उसके स्टॉप लॉस के साथ इनके पास है, बने रहना चाहिए। और एक बार ऊपर में 132 के लेवल्स निकलेंगे तो यहाँ पर 138 139 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो ये है आपके लिए टाटा स्टील, जहां पर आपको रखनी है नज़र। और खबर भी इसके फेवर में आती हुई दिख रही है। ऑफ कोर्स अभी भी रिपोर्ट बेस्ड ही है, बट देखते हैं अगर कुछ फाइनल यहाँ पर डिसीजन आता है या नहीं। एक कंपनी है बजाज हेल्थ केयर, यहाँ पर एक बार कुणाल जी आपकी तरफ से राय लेनी है। यूएस एफडीए ने इनकी वडोदरा फॉर्मुलेशन यूनिट का टेस्ट किया है, पिछले साल किया था। उसके बाद फॉर्म 483 जारी किया गया है, हालांकि जीरो ऑब्जर्वेशंस के साथ है, तो उस तरह से खराब खबर नहीं है। कल स्टॉक आपका 8% ऊपर था। क्या राय है सर इस चार्ट पर? देखिए दीपांशु, जिस तरह का चार्ट स्ट्रक्चर है, हमने स्टॉक में एक मोमेंटम कल भी बनते हुए देखा और एक ब्रेकआउट आया है चार्ट पर। मुझे लगता है कि और ऊपर के लेवल्स यहाँ पर बिल्कुल आते हुए दिख सकते हैं। तो जिनके पास भी पोजीशन है बिल्कुल बने रहें। एक फ्रेश ब्रेकआउट हुआ है 400 के ऊपर, तो एक स्टॉप लॉस रखें 390 के आसपास। और मौजूदा स्तरों पर जिनके पास पोजीशन है, मेरी होल्ड करने की राय है। जो अगला रेजिस्टेंस या कंजेशन आपको चार्ट पर नजर आता है, वो सीधा 440 445 के आसपास है, जो फिबोनाची स्तर है। तो मेरी राय में जिनके पास पोजीशन है, बने रहने की राय है। ओके, तो ये है आपके लिए बजाज हेल्थ केयर, बने रहिए। कैश स्टॉक में कल काफी एक्टिव था। आइए आज भी कई सारे और स्टॉक्स पर रहेगा फोकस।